हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी के जो फॉर्म निकले हुए हैं, इस मंथ की जो 31 है वो लास्ट डेट है। तो जिन्होंने वो फॉर्म फिल नहीं किए हुए हैं वो पहले वो फॉर्म जरूर फिल कर दें। और ये जो है ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो जो बच्चे हमारे पास एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएसएचएल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जीडी वालों के लिए मैं पी बाई क्यू ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो इससे आपको यही पता चलेगा कि जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर मुझे बताएं। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। और जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिख के भेजोगे, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस सीरीज को लाने का क्या फायदा है कि आपको अपनी तैयारी का पता चल जाए और आपको पैटर्न का पता चल जाए कि एसएससी जीडी जो है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम रहता है उसका जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो चाहे आपका टेलीग्राम का ग्रुप हो वहाँ पे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। कि हमारे पास इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमारे संविधान में लिखा गया और कहा गया है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके साथ रिलेटेड है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। जल्दी से जल्दी। तो जी इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, अनुच्छेद 153 से लेकर 157 तक जो है ये अनुच्छेद जो है हमारे साथ कार्यपालिका से संबंधित है। जिसमें हमारे पास 153 जो अनुच्छेद है, जिसमें हमारे पास इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, 150 सी जो हमारे पास इसमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है कि जो कार्यपालिका है वो कैसे काम करेगी। इसमें जो हमारे पास सीएम होता है जो हमारे पास उसको, और जो इंक्लूडिंग हमारे पास राज्यपाल होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। 153 में क्या आता है कि जो राज्यपाल होता है हर एक राज्य का, ठीक है जी, जो राज्यपाल रहता है, राज्यपाल किसका, जो हर एक स्टेट है उसके बारे में बात की गई है। जो 154 है वो उसके ऑफिस के बारे में बात करता है, जो उसका ऑफिस होता है उसके बारे में बात करता है। 155 जो है, जो अनुच्छेद 155 है वो उसकी जो टर्म होती है, कितने साल जो है वो गवर्नर काम करेगा उसके बारे में बात कही गई। कि टर्म के बारे में कौन बताता है कि गवर्नर कितने टाइम काम करेगा। तो टर्म ऑफ गवर्नर जो है वो अनुच्छेद कि जो हमारे पास वो कितने समय के लिए राज्यपाल को मतलब अपनी अपने पद पे रह सकता है, बरकरार रह सकता है, वो अनुच्छेद 145 बताता है। जो 156 अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, इसमें क्या बताया जाता है कि जो राज्यपाल है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि उसको कैसे, उसके रिमूवल के बारे में बात कही गई है। कि राज्यपाल को कैसे रिमूव किया जाएगा उसके बारे में बात कही गई है। तो किसमें कही गई है, अनुच्छेद जो है हमारे पास 156। 157 जो है अनुच्छेद, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है कि किसी को राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जो बात कही गई है। तो राज्यपाल की योग्यता के बारे में जो बात कही गई है वो किसमें कही गई है, तो 157 में उसकी बात कही गई है। 50 जो 158 है उसमें जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा, जो हमारे पास गवर्नर होता है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी विधानसभा में, जो हमारे पास जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो दो हमारे पास गैर भारतीयों को चुन सकता है। सॉरी, लोकसभा में 12 गैर भारतीयों को चुन सकता है, सॉरी 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकता है। तो वो जो बात है वो हमारे पास उसमें कही गई है लोकसभा में। उसी तरह गवर्नर के पास पावर होती है 158 में। तो उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का यूज करके लेजिस्लेटिव
में क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है मेंबर को। ठीक है जी, पार्लियामेंट में क्या कर सकता है, सीट रिजर्व कर सकता है मेंबर्स के लिए नॉमिनेट करने के लिए। तो वो पावर किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। वो जैसे हमारे पास लोकसभा में जो है वो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो हमारे पास एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी होती है उनसे 2 बंदों को वो क्या करते हैं, लोकसभा में लेते हैं। परंतु जो अभी की जो हमारे पास लोकसभा चली हुई है उसमें जो है ये वाली जो टर्म है ये इसको कैंसिल कर दिया है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि आ, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि संविधान से उधार ली गई है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इलेक्शन रहते हैं भारत के राष्ट्रपति के जो हमारे पास, उसको हमने किस संविधान से उधार लिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ कि जो हमारे अभी राष्ट्रपति जी हैं वो कौन कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उनको हमने जैसे ही उनको हमने इलेक्ट किया है, तो इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने किस संविधान से उधार लिया है, तो इसके बारे में हमसे पूछा गया। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ अभी तक मेरे साथ बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाएं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर है हमारे पास कि ये जो हमने जो ये भी जो विधि ली गई है ये कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड का जो संविधान है वहां से हमने इसको उठाया गया है कि जो भी हमारे पास राष्ट्रपति होते हैं उनके इलेक्शन को कैसे करवाया जाएगा, कहाँ से। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है जी, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से और क्या चीज ली है हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीएसपी कहते हैं। जो हमारे पास अनुच्छेद आर्टिकल 56 से लेकर 51 तक रहते हैं, जिसको हम राज्य के नीति निर्देश बोलते हैं हिंदी में। राज्य के नीति निर्देशक जो कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये किस भाग में आते हैं, तो ये पार्ट हमारे पास 4 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं, तो पार्ट 4 में इनको लिया जाता है। और जो हमारे पास साउथ अफ्रीका से हमने क्या चीज ली हुई है, जर्मनी से हमने लिया गया है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, उनको जो भी चीजें हैं उनको कैसे रखा जाएगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको ड्यूरिंग द इमरजेंसी हम कैसे यूज करते हैं, कि ड्यूरिंग इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। जो हमारे पास साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया गया है कि जो हम अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, तो वो जो चीज है वो हमने कहाँ से ली है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और जो हमारे पास राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी, जो राज्यसभा है उसके जो इलेक्शन होते हैं, उसके जो मेंबर के इलेक्शन होते हैं, उसके सदस्य के जो इलेक्शन होते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने साउथ अफ्रीका से लिए गए। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए गए कि फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने वो लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है जी। और जो हमारे पास प्रेम्बल है, जो हमारे पास प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना है प्रेम्बल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी हमने कहाँ से लिए गए, यूएसए। फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार है, कौन से अधिकार है जी, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है, ठीक है जी, कौन से मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए गए हैं। और ये हमारे पास किस भाग में आते हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे पास जो भाग है वो जी थर्ड में आते हैं। इसमें आते हैं जी, थर्ड भाग में आते हैं। और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक रहते हैं, तो अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक जो है वो ये बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी हनन हो जाता है,
अगर किसी प्रकार के हमारे मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल जो है हमारे पास 32 जो है परमिशन देता है, और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद हमारे पास 226 के तहत हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी ही चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी इस चीज का फायदा हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो भी बता देता हूँ कि जो हमारे पास अनुच्छेद 161 होता है उसमें राष्ट्रीय गवर्नर के पास पार्डन की शक्ति होती है, माफी देने की शक्ति होती है। ठीक है जी। तो जो माफी देता है वो गवर्नर जो देता है, वो माफी जो देता है वो अनुच्छेद 161 के तहत देता है। और प्रेसिडेंट जो पार्डन की पावर होती है राष्ट्रपति के पास, वो होती है हमारे पास, राष्ट्रपति के पास जो होती है वो 72 के तहत होती है। इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। मोहिनी अट्टम के बारे में बात की गई है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही कम जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे जो है वो यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं। तो जिनका भी जीडी का पेपर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जुड़ जाएं, और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो 31 जो दिसंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी भरिए फिर और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है जी। तो हमारा जो चैनल है यूसी लाइव, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट रहता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। जल्दी बताइए जी। मोहिनी अट्टम के बारे में बात की गई है। मैं जहां तक कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ तो अभी तक मुझे बहुत ही कम कमेंट आए हैं, बहुत ही कम बच्चे जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जी किसका है जी? केरल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। कहा गया जंगल की आग, सूखा और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए किस भारतीय मूल के सिख को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? देखिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। तो कहा गया कि वे कौन से सिख हैं जिन्हें 2023 का एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन। कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी कम्युनिटी थी, जो भी समुदाय थे जिनको बाढ़ के कारण प्रभावित हुए या आग के कारण प्रभावित हुए, सूखे के कारण या कोविड-19 के कारण, तो उन्होंने उनकी बहुत ही मदद करी। तो उनका नाम पूछा गया है कि वो कौन है। ये जी हमारे पास एसएससी जीडी के जो पीवाईक्यू है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप मुझे मेरे साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे मुझे आंसर दीजिए। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम अभी तक बच्चे जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? अच्छा, चलिए जी इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमर सिंह। जो अमर सिंह जी थे उनको 2023 का जो हमारे पास न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ईयर अवार्ड 2023 से उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? कि वे इंडियन फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड। कि भारत के द्वारा नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा जी 2004 में। कब की गई थी? 2004 में
इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मकर संक्रांति को निम्नलिखित में से किस राज्य में पेड़ा पंडुगा के रूप में मनाया जाता है? पेड़ा पंडुगा के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति। ठीक है जी, जो मकर संक्रांति है उसको इस त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा राज्य इस त्योहार को पेड़ा पंडुगा के रूप में सेलिब्रेट करती है, के रूप में मनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं देख पा रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है अजीब एक चुनिए। हमें बताना है कि इसमें से जो है हिंट देख के रखा है फाइबर क्रॉप्स है, तो इसमें से कौन सी जो है वो फाइबर क्रॉप्स नहीं है? ठीक है जी, रबड़, कपास, भांग या जूट, इसमें से हमें बताना है कि बाकी सारी फाइबर क्रॉप्स और एक जो है वो फाइबर क्रॉप्स नहीं है। तो कौन सी फाइबर फसल नहीं है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा जी? रबड़। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्व लेता है पोषण कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? कि जो भी हमारे पास वे पोषण की विधि, न्यूट्रिशन की वे वाली विधि जिसमें जीव जो है वो मृत या क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्व लेता है, तो उस प्रोसेस को, उस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है ये जनरल साइंस का है जी। ठीक है जी, तो 20 जो क्वेश्चन है आपके पास वो आपके फ्री के नंबर होते हैं। आप 5 से 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। उसके बाद आपने हिंदी को टच करना है। मैं आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। अगर जिसने ये वाली स्ट्रेटेजी को अपना लिया वो 101% अपने पेपर को क्रैक करके ले जाएगा। तो पहले आपने करना है जीएस। ठीक है, अगर आता है तो करना है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आता होगा उसी को करना है। उसके बाद आपने किसको करना है? उसके बाद आपने छेड़ना है जी हिंदी को। ठीक है, हिंदी भी में भी आप 5 to 10 मिनट में जल्दी से जल्दी इसको कर लोगे। उसके बाद आप छेड़ोगे जी रीजनिंग को। ठीक है जी, आपने रीजनिंग को छेड़ा तो 20 मिनट आपने इस पे लगा दिए। 20 नहीं, 15 मिनट लगा दिए। 10 मिनट यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, 20 ये हो गए, 15 25 हो गए। अब आपके पास बचते हैं जी 35 मिनट। तो 35 मिनट में आपने छेड़ना जी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में अगर आपने 20 में से अगर 12 या 13 क्वेश्चन या 10 या 12 क्वेश्चन भी बना लिए तो भी आपने अच्छा स्कोर कर। बस आपने यहाँ पे एक ही चीज से बचना है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, कि आपने वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो आपसे नहीं निकलेंगे। ठीक है जी, अगर आप इस रामबाण को अपना लोगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो उस हिसाब से आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बता देता हूं। तो उस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोफिनिक। स्पेक्ट्रोफिनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री एक्शन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फ्रिक्शन बनाई गई है, बेस्ड है वो मदर ऑफ द मोहिनीअट्टम, कि जिन्हें मोहिनीअट्टम की जनक कहा जाता है, माता कहा जाता है, उनके ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बेस्ड ऑन। तो वो किसके ऊपर बनाई गई है, किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा आपके अनुसार? फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं।
तो अभी देखिए कमेंट में बहुत ही जो कम बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया है तो आप अपने इतना पीछे ना रहें, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा आपके पेपर में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला मैंने जी? नाम क्या है उनका? कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को में वर्गीकृत करते हैं कि जो हमारे पास बजट डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें बताया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर इनटू, तो पैसा किस किस पे खर्चा जाएगा उसके बारे में बात कही गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बजट। जो बजट है, बजट हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान में जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है एनुअल स्टेटमेंट, वार्षिक रिपोर्ट। एनुअल, एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है। कहीं भी बजट नाम का वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, वार्षिक जो हमारे पास रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, और ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 112 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है जी, तो इसमें कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? योजना और गैर योजना व्यय कि जो हमारे पास प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में बात जो कही गई है वो बजट के डॉक्यूमेंट्री क्लासिफाई करते हैं कि कितना पैसा खर्चा जाएगा, किन योजनाओं पे हमारा खर्च होगा, तो उसके बारे में, और कितना रखा जाएगा जो हमारे पास अभी तक योजना लॉन्च नहीं की है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा जो है हमारे पास कहाँ पे है? खेड़ा जगह कहाँ पे है जी? गुजरात में। कहाँ पे है जी? गुजरात में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें जो हमारे पास किस चीज के लिए ये सत्याग्रह किया गया था, ये मूवमेंट चलाई गई थी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कमेंट बहुत ही कम बच्चे जो है वो कमेंट कर पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में अपना आंसर भेजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो सीरीज है ये आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जुड़े, यूसी लाइव के साथ जुड़े। तो बताइए जी इसका सही आंसर क्या होगा? वो हमारे पास इसका है राज्य राजस्व संग्रह में छूट दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कि रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड। खेड़ा सत्याग्रह में ये कहा गया था। ठीक है जी, खेड़ा जो था उसमें जो टैक्स वसूला जाता था किसानों से, तो उसके लिए ये जो था वो किसानों के द्वारा जो था वो सत्याग्रह किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों मैदानों पर कमजोर हो जाती है। क्या चीज कमजोर हो जाती है वो पूछा गया है कि जब सूर्य हमारे पास मूव करता है, जो सन टूवर्ड्स द साउथ जाता है, तो जो नॉर्थ प्लेन होते हैं वहां पे वीकर हो जाती है। क्या चीज? तो उसके बारे में बात कही गई है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉनसून ट्रफ। मॉनसून ट्रफ के बारे में बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार पहली बार लगभग किस साल में पहले चीन ने किया था? कि जो टेक्निक है सिल्क की, जो फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय द चाइना अराउंड, कब किस ईयर में उनके द्वारा इस टेक्निक को बनाया गया था? तो कब की बात है? कब? इसका सही आंसर क्या होगा?
रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका आविष्कार चाइना के द्वारा कौन से ईयर में किया गया था, कौन से साल में इसको यूज किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास 7,000। 7,000 ईयर एगो, 7,000 साल पहले जो चाइना वाले थे उन्होंने पहली बार रेशम बनाने की तकनीक को खोज लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया? भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा टेक कनक्लेव 2022 की शुरुआत की गई मार्च में? तो इसका उद्घाटन करने वाले कौन से मिनिस्टर थे जिनके द्वारा ये किया गया था? तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही जवाब क्या रहेगा? उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जल्दी से जल्दी देख पा रहा हूँ, अभी तक मुझे बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही कम लोग जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? तो इसमें कहा गया जो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो भारत के, हमारे प्यारे भारत के द्वारा जीता गया था, उस वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो थे उनका क्या नाम था? ठीक है, भारत ने अभी तक जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है 1983, 2007, 2011 और 2023 में बार होगी। अभी फाइनल में भारत जो है वो किससे हार गई, कौन सी टीम ने फाइनल वर्ल्ड कप जीता है 2023 का? तो ये 50-50 वर्ल्ड कप था, ये हमारे पास 2020 वर्ल्ड कप था, और ये हमारे पास 50-50 वर्ल्ड कप था। अभी भी भारत 50-50 वर्ल्ड कप में फाइनल में रनर अप रही। ठीक है जी, तो वो कौन से टीम से हार गए? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो बताइए जी, 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, जब भारत पहली बार विश्व विजेता बना था क्रिकेट में, तो उस टाइम उस फाइनल मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो प्लेयर थे उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जी कृष्णामाचारी श्रीकांत। कृष्णामाचारी श्रीकांत जो थे उनके द्वारा फाइनल मैच में सबसे सर्वाधिक स्कोर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की? जो हमें बताना है कि एशियन एथलेटिक जो चैंपियनशिप हुई 2019 की, उसके मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, होस्ट किस कंट्री के द्वारा करवाया गया था उसे? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी बताइए। अब मैं आपको इतना सा हिंट भी दे दूं कि जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था वो भी उसी कंट्री में हुआ था। अभी रिसेंटली जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ वो भी उसी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया जिस कंट्री ने 2019 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई थी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या रहेगा? फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, पहले मुझे आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर लिख के भेजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास कतर। कतर जो कंट्री है उसके द्वारा 2019 में जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी
उसकी मेजबानी की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में एक फैसला पारित किया गया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इस प्रथा को शून्य घोषित कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में जो ये 18 क्वेश्चन आ गया ये हिंदी में है, माफ कीजिए। थोड़ा जो जिनके द्वारा मैंने पीपीटी बनवाई है थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो इसमें कहा गया जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है जी, जो हमारे पास चूने का पत्थर होता है वो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है किस इंडस्ट्री में। जो हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री होती है जिसमें उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से जल्दी जी। चूने के पत्थर, चूने का पत्थर किस उद्योग में उसका प्रयोग किया जाता है एज जो हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चूने के पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ी बार ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है और बड़ी पेपरों में ये पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब बताइए, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। चूने का पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस इंडस्ट्री में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है जी, सीमेंट में। ऑप्शन नंबर सी जो है सीमेंट उद्योग जो है उसमें जो हमारे पास लाइमस्टोन होता है, जो हमारे पास चूने का पत्थर होता है उसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे जी, जो हमारे पास सीमेंट उद्योग होता है उसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने एक फैसला पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसकी प्रथा को शून्य घोषित कर दिया। तो बताइए जी, 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अनुसार जो 3 तलाक दिए जाते थे, इसमें तलाक 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 3 बार कहा जाता था, तलाक हो जाता था, ठीक है जी, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। किसने जी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही जवाब क्या रहेगा, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो इसका सही उत्तर है 2017। 2017 में ये जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट था इसने जो 3 तलाक वाला जो हमारे पास बिल था उसको पारित किया, जिसमें उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि जब वैसे बोला जाए तो तलाक नहीं होगा, तलाक पूरे प्रोसीजर के साथ जैसे होता है वैसे ही हमारे पास कोर्ट के द्वारा ही उसको पारित किया जाएगा और वही कहेंगे कि वही उन्हीं के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा कि इनको डिवोर्स देना है कि नहीं देना है। तो ये जो फैसला है ये 2017 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर थी। जब भारत आजाद हुआ तो कितनी प्रतिशत जो भारत की पॉपुलेशन थी वो डिपेंड करती थी किस पे जी, एग्रीकल्चर पे। तो बताइए जी इसका सही जवाब क्या होगा। आजादी के समय की बात कही गई है कि भारत की कितने जो हमारे पास जनसंख्या है जो कृषि पे ही निर्भर करती थी, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ये जो बेल आइकन बटन है इसको जरूर प्रेस करोगे ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नया अपडेट रहता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 75% जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते थे जी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 रासायनिक सूत्र है किसका, हाइड्रोल इसको बोलते हैं H2SO4। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है जी,
सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कही जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है ये। तो इसको क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर, ऑयल ऑफ द विट्रॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है जो इसका सही जवाब है। और इसको क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है जी, किंग बोला जाता है इसको, सभी जो अम्ल होते हैं उसका जो राजा कहा जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी आएगी, ऐसे ही आती रहेगी इसी टाइम पे। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।